अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। इसमें पहले एमसीक्यूज है अ पार्टिकल सिमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। एक है 4 न्यूटन की, एक है 3 न्यूटन की। तो नेट फोर्स क्या होगी? क्या 1 न्यूटन होगी, 1 और 7 के दरमियान होगी, 5 न्यूटन होगी या 7 होगी? स्टूडेंट्स, अब जो नेट फोर्स है वो दो तरीकों से हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स लग सकती है वो दोनों को ऐड कर दो, 4 + 3 करोगे तो 7 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स लग सकती है वो 4 और 3 7 है। अच्छा, कम से कम दोनों को माइनस कर दो, तो 4 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 न्यूटन और कम से कम 1 न्यूटन फोर्स लग सकती है। सो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। उसके बाद है फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल 60 विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकेंगे एफ साइन थीटा, और थीटा की जगह 60 पुट करें तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी आपकी फोर्स की वजह से अगर कोई जिस्म घूमने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसे टार्क बोलते हैं। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टार्क का ये दूसरा नाम है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। उसके बाद है इफ F1 F2 आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दो फोर्सेज लग रही हैं किसी भी बॉडी पे, एंड टॉर्क प्रोड्यूस इन इट, उसमें टॉर्क पैदा होता है, द बॉडी विल कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम। अगर हम कहीं कि ये इक्विलिब्रियम में हो तो इनमें से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, जो फोर्सेस लग रही हैं उनका मजमुआ भी जीरो हो, और जो ये टॉर्क उसमें पैदा हो रहा है वो भी, उसका मजमुआ भी जीरो हो। तो इसका मतलब सम ऑफ एफ भी जीरो होना चाहिए और सम ऑफ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए। तो ए ऑप्शन है। इससे पढ़ेंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो होगा, और यहाँ पे तमाम टॉर्क का मजमुआ जीरो होगा। तो ये दोनों जीरो होंगे तो ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट है इसका 5th एमसीक्यूज। इसमें लिखा हुआ है अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पेन। वो कह रहे हैं एक शॉपकीपर जो है ना, वो अपना आर्टिकल जो सेल करता है वो जिस तराजू में सेल करता है वो अनइक्वल उसके आर्म्स हैं, उसके जो पलड़े हैं वो अनइक्वल हैं। इफ ही पुट द वेट इन द पेन हैविंग द शॉर्ट आर्म, अब वो अपना जो वजन है वो उस आर्म में डालता है जो कि पहले से शॉर्ट है, देन द कस्टमर, तो कस्टमर को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, मान लो कि समझाने के लिए एक पलड़ा, लेट्स सपोज उसका आर्म जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, और जो दूसरा पलड़ा है उसका जो आर्म है वो लॉन्ग है। लॉन्ग होने की वजह से वो आर्म पहले से ही नीचे होगा, ठीक है, ये आर्म ऊपर होगा और ये जो इसका पलड़ा है ये नीचे होगा। ये जो शॉर्ट आर्म है ना, ठीक है, ये जो शॉर्ट आर्म है इसमें वो जो शॉपकीपर है वो 1 kg का वेट रखता है, और ये जो लॉन्ग आर्म है इसमें वो चीज़ डालता है, लेट्स सपोज आप कोई चीनी लेने गए, कुछ भी लेने गए, वो इसमें डालता है। तो ये ऑलरेडी लॉन्ग है, ये ऑलरेडी इसमें वजन पहले से ज़्यादा शो होगा। यानी अगर शॉपकीपर 1 kg जिसमें 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, वो वजन रखता है, तो यहाँ पे उसको लेट्स सपोज सिर्फ 700 ग्राम या 800 ग्राम सिर्फ वजन डालना पड़ेगा। तो कस्टमर को ये चीज़ मिलने वाली है। तो खुद बताएं कि हालांकि उसको तो 1000 ग्राम मिलनी चाहिए थी, बट अब उसे 700 ग्राम मिलेगी। तो इसका मतलब उसे फायदा होगा या नुकसान? तो उसे लॉस होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है छठा एमसीक्यूज, अ मैन वॉक ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बो स्टिक हॉरिजेंटली। वो एक स्टिक के जरिए से
अपने आप को बैलेंस करता है। इट इज एन एप्लीकेशन, ये किसकी एप्लीकेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ की, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ की भी एप्लीकेशन नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ की भी नहीं है, ये किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। बिकॉज इसमें जो बैलेंस करना है ना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है क्या? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है अगर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो चीज बैलेंस हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी बैलेंस इसी रूल्स के तहत ही करेगा। इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा तो ये खुद को बैलेंस कर लेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की एप्लीकेशन है। साथ में एमसीक्यूज है, इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लो से लो होती है, तो इसका आंसर एट द लोएस्ट पोजीशन आ जाएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन में लिखा है लाइज ऑलवेज इनसाइड, बाहर भी तो हो सकता है, ये आंसर नहीं है। लाइज ऑलवेज आउटसाइड, ऐसा भी नहीं है, इनसाइड भी हो सकता है। लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर हो तो ये भी ठीक है, लेकिन इनसाइड भी है, आउटसाइड भी है और ऑन दी सरफेस भी है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा जिसमें तीनों चीजें आ रही हैं। उसके बाद है सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। सर्कुलर बेस के ऊपर जब हम किसी सिलेंडर को, ये उसकी सर्कुलर बेस है, जब हम इसको इस बेस के ऊपर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा कि इसको हल्का सा उठा के छोड़ेंगे भी सही तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और इसका लास्ट एमसीक्यूज है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। सो ये हमारे थे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 के।